125 participants right now, and we will wait for 2-3 minutes more. Let it be 10 o'clock and then we will start. Okay. Nice meeting you all. धन्यवाद. Thank you for sparing your precious time for us. और आज के दोनों ही स्पीकर्स में आप क्योंकि बहुत एज में और एक्सपीरियंस में एक्सपोजर में हम सबसे बड़े हैं, तो मैं चाहूँगी, देश पूरा गमगीन है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर, और इस गमगीन देश को आप कुछ समझाना चाहेंगी? Well, many people had asked me this question yesterday also. जी. So I just said, unless we know the real facts, Right. we should not comment. But looking at today's time of stress, and it's not the stress, it is the stress coping strategies जो हमारी सबकी अभी इतनी इनहिबिटिंग हो गई है, और हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं. We live with so much of expectation, high competitive drive, and poor stress coping strategies. So I think so that can lead to such things, but still we are too immature to comment on anyone's personal loss, because unless we know what's the fact. But definitely जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ही एक दुखद घटना है. इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए. रियलिटी और प्रेजेंट से जीना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है. जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ कम से कम 2500 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के लिए, और कल से बहुत फ़ोन आ रहे थे. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, people were asking why, and few of the people have made the they are from our fraternity and made their videos and they are putting it. Right now it is not the right time to say anything about it till the facts are with us. Yes. First of all, second, it is such a big loss कि हम सबको अभी थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है ताकि समाज जो है थोड़ा संभल जाए. The only message हमारी तरफ से यही है कि अगर किसी को भी कोई परेशानी लग रही है, किसी को भी कोई चीज़, कोई बात परेशान कर रही है, तो आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए. समाज इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है कि हम सब अकेले नहीं हैं, लेकिन पहली आवाज़ आपको ही देनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब नहीं जानते किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. बिकॉज एक तरफ हम अपने समाज को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर, दूसरों की ज़िंदगी में ना झांकें, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यक्तित्व में अगर आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो पहले आपको ही बोलना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक अप. सो आज मैं सभी को कहना चाहूँगी, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप समाज की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे, हम किसी से शेयर करें या ना करें. और मैं सभी से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, अगर कोई आपको मित्र समझकर, काउंसलर समझकर, बड़ा समझकर, छोटा समझकर, अपना समझकर कुछ भी शेयर करता है, तो प्लीज़ उसके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, वो बातें किसी और से शेयर ना करें. अगर आपको लगता है कि आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास उसको आप लेकर जाइए, आप उससे कांटेक्ट कराइए, क्योंकि लोग झिझकते हैं. और दिमागी तौर पे परेशान होना कोई बीमारी नहीं है. इसको जैसे हमारे शरीर में दर्द होता है, जैसे हमारे हाथ पाँव में दर्द होता है, रोज़ ही होता है. आजकल हम सब क्योंकि मेड्स नहीं हैं, हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स नहीं है, हमारे पास ऑफिसेज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो एक हाथ में झाड़ू पोछा और एक हाथ में मोबाइल से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत तरीके से हम लोग बॉडी का स्ट्रेस जो है हम फील कर पाते हैं, लेकिन दिमाग का स्ट्रेस जो है वो हम शायद फील नहीं कर पाते हैं, और वो मेंटल ब्लॉक होता है और वो एक्यूमुलेट होता है. तो
इसके लिए सभी से कहना चाहूँगी, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का जो बातें हैं उनको शेयर करने के लिए एक दूसरे को ये विश्वास दीजिए कि अगर कोई आपसे हमसे कुछ भी शेयर करता है तो वो सिर्फ हमारे तक रहेगा और हम उसको बेस्ट से बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम सब फैमिली मेंबर्स, मित्रगण, कलीग्स आपस में लगता है कि हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने साथी को, अपने मित्र को रिकमेंड कीजिए। हेल्पलाइंस खुली हुई हैं, गवर्नमेंट की ओर से भी खुली हुई हैं। कम से कम वो हेल्प के लिए एक बार रीच आउट करें, क्योंकि जब हमारे पेन होता है, हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया में हैं, बिकॉज एवरीबडी इज डॉक्टर इन इटसेल्फ। Yes. तो कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलेगी। तो जैसे हम हमेशा एक दूसरे से पूछते हैं, मुझे सर दर्द है मैं कौन सी दवाई लूं, मुझे हाथ पाँव में दर्द है मैं कौन सी दवाई लूं, मेरा D3 कम लग रहा है, कैल्शियम कम लग रहा है, वैसे ही आप लोग डिस्कस करें कि मुझे ये परेशानी महसूस हो रही है, मेरे को ये बात तंग कर रही है, मुझे समाज से ये शिकायत है। अपनी शिकायतें खुलकर बोलिए। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, कल एक बहुत एमिनेंट स्पीकर बोल रहे थे कि शिकायतें अगर किसी व्यक्ति विशेष से है तो उसको खुलकर ना बोलें। ज़रूरी है कि आप सिर्फ उस व्यक्ति विशेष को कॉल करें और बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमें किसी की कोई कमी, कोई कमज़ोरी पता लग जाती है, उसका कोई फ़ोटो, कोई वीडियो हमारे को मिल जाता है, तो हम उसको सोशल मीडिया पर शेयर करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर Yes. रहे हैं। Very true. ये सबसे बड़ा नुकसान है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया फ्रेंडशिप्स बढ़ाने के लिए यूज़ करिए, एक दूसरे को पॉजिटिव रखने के लिए यूज़ करिए। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के इतने बड़े कदम, अगर कोई सुसाइड करता है, वो कोई भी हो सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं समाज को जिम्मेवार ठहराती हूँ। मैं मानती हूँ कि समाज उसको सही वक्त पर मदद नहीं कर पाया, और हमारा एक ऐसा समाज था कि वो व्यक्ति हमारे को मदद के लिए आवाज़ नहीं दे पाया। हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए अमेरिका तक के डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं, लेकिन हम एक आवाज़ लगाने में नाकामयाब रहे अपने समाज को। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ, हम समाज के एक अभिन्न अंग है और हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफिसेज में गॉसिपिंग होती है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ये जो तनातनी चल रही है, कृपया इसको बंद करें। कृपया ये समझें कि हर एक ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोरोना से इतना घबरा रहे हैं, उसके लिए हम इतनी मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन जीवन का जो दिनचर्या है, जीवन का जो रोज का परिदृश्य है, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, हम उसके लिए आवाज़ नहीं दे रहे और उसके लिए हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज 15वें दिन इस योग मंत्रणा में सभी लोगों का बहुत ही दुखी दिल के साथ स्वागत करती हूँ कि हम सब एक साथ हैं इस दुख में, सुशांत जी के परिवार के साथ, देश के साथ। I can understand your emotions, but I can take over. Let's Yeah. have the feeling of to bear, to care, and share, and Right. always communicate. It's Yes. always the communication block that leads to so many health issues, so many psychosomatic issues. So let us be approachable, let us adjust to the situations, and that's what my whole message is going to be today through Ashtanga Yoga Ladder. कि हम to bear, to care और to share करना एक positively समझ ले तो काफी कुछ हमें आराम मिल सकता है. And that's what I was also feeling since yesterday. Yeah. That what might have been the reason or what could have been the reason. But well, things have happened. We have to accept. Life goes on. And due sympathy, I would say empathy for the family members. Right. Because so many family members are going through same situations in today's time. There are many issues that the young generation is handling today.
And definitely, as you said, एक social responsibility, बहुत बड़ी responsibility है. But let us also have the ability to share and communicate. Communication solves so many problems, and that is one of the best social exercise that one can do. Right. So आज का हम ये योग मंत्रना शुरू करते हैं. मैं आज हम सभी साथ हैं, इसलिए कोई स्वागत नहीं करना चाहूँगी. हम सभी इस दुख की घड़ी में भी साथ हैं और आज हम योग मंत्रणा को शुरू करना चाहेंगे. मैं आज के स्पीकर हमारे सेकंड स्पीकर हैं योगाचार्य घनश्याम यादव जी. मैं उनको पहले इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. ही इज़ अ डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ आरोग्य धाम, BPEd from University of Rajasthan, MA in Yoga from Jain Vishwa Bharati, Lucknow, Rajasthan, MA in English Literature from MDU, Rohtak, Diploma in Yoga Education from Kaivalya Dham, Lonavala, UGC NET in Yoga, now working as a physical education teacher in Government of NCT Delhi. He has conducted many yoga workshops in government and corporate sector. आपका स्वागत है घनश्याम जी. आपके लेक्चर का हमें बहुत इंतज़ार है. और अब मैं आज की स्पीकर फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर नीलिमा पटेल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. शी इज़ एन एक्स HOD एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बड़ौदा, गुजरात. Dr. Nilima did her PhD in rehabilitation and she has authored book Yoga and Rehabilitation. She has received a special appreciation letter by Honorable Narendra Modi ji, then Chief Minister of Gujarat 2008. She has also received Rashtriya Gaurav Award, Physio Ratna Award twice, Excellence Award, Pride of Gujarat Award, Significant Contribution Award 6 times, Lifetime Achievement Award, and Adarsh Vyaktitva Puraskar, and many more to mention. मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर नीलिमा आपका, और the floor is all yours. We will look forward for your wisdom and your lecture. Over to you, ma'am. Thank you for the wonderful introduction. Time constraints 30 minutes. 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes. Because yoga is self-discipline, and always when the second speaker is with us, we have to consider the time constraints for, and you respect to the second speaker also. So thank you for the invite. I was very surprised when I got this invitation, because there are many in Baroda who have been asking कि हम कहाँ से जुड़े, कैसे जुड़े. ये तो मैंने बोला ये लोग मेरे लिए सब नए हैं, बट योग इज कनेक्टिविटी. योग ने हमें कनेक्ट कर दिया है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी मैं उनको शेयर कर रही थी. सो थैंक यू टू द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो फॉर गोइंग टू लिसन टू मी. ध्यान से, ध्यान मेडिटेशन को अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. ध्यान, कनेक्टिविटी, इंट्रोस्पेक्शन, it is state of attention, that is ध्यान to me. तो आप सब लोग ध्यान से जरूर बैठे हैं, और मैं भी ध्यान से सबके फीचर्स को समझ पाऊंगी, और उसी तरह हम आज हमारा इशू आगे बढ़ाएंगे. हेलो जी मैम. शेयर कंटेंट. हाँ जी. I'm trying to share the content, but Aditya, can you help please? मैम स्क्रीन शेयर करिएगा प्लीज. जो स्क्रीन शेयर वाला टैब है उसको क्लिक करिएगा. हाँ, मैं उसी को क्लिक कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है. I really don't know. मैम आपको जो फाइल शेयर करनी है, यू ओपन दैट फाइल. Yes, I have opened the file. I have opened the file. मैम एक बार फिर से करिएगा जरा ट्राई. हाँ, ट्राई करते हैं. स्क्रीन जी.
Is it visible? नहीं मैम अभी तो नहीं आया। मैम आपका स्क्रीन शेयर हैज बीन मतलब वो एनेबल्ड है, तो एक बार आप शेयर स्क्रीन को ही प्रेस करेगा तो उससे मेक स्क्रीन विजिबल। Please. Is it okay now? Hello? यस मैम। मैम अभी विजिबल नहीं है आपका स्क्रीन। Now? Is it visible? नहीं मैम अभी आप ही का वीडियो आ रहा है मैम। एक बार आप मैं कहता हूँ आप एक ही डिवाइस यूज करिए। आप 2 डिवाइस यूज करेंगे तो इससे फायदा नहीं होगा। एक ही डिवाइस यूज करके एंड एक ही now is it visible? Is it okay? अभी तो मैम नहीं आया है। मैम आप लैपटॉप से कनेक्ट हैं हमारे साथ? नहीं, I am on. Please डॉक्टर अंजुम जी, जी अगर तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं शुरू करूं क्या? मैं बहुत पूछ देर लेती कर हूँ। रही थी। हाँ, एक बार मैं पूछ पूछ लो। लेती हूँ, मैं भी यही सोच रही थी। I'm back to the meeting. There is some. मैम आप अपना फोन शायद साइलेंट पर कीजिए और Phone silent पे है. Is it okay now? We can't see you. Dr. Aditya? Please, can you can go to the second speaker. I'm really sorry. Okay, ठीक है I मैम। really don't know what's the issue. No issues मैम, ठीक है। डॉक्टर घनश्याम जी मैम। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैम तब तक अपने टेक्निकल इश्यूज को देख लेती हैं। So I would like to welcome our today's speaker, Yogacharya Ghanshyam Yadav ji. As I have given a heavy introduction for him, let's start the lecture. जी। धन्यवाद मैम। प्रिंसिपल सर डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी का, डॉक्टर राजेंद्र जी का, इस प्रोग्राम की पूरे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजुम जी का, और हम सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विक्रम जी, जिन्होंने हम सबको आप तक जुड़ने के लिए एक दृढ़ मजबूत सेतु के रूप में काम किया, उन सभी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। मैं योगाचार्य घनश्याम यादव आप सभी योग साधकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने पिछले 15 दिनों से चले आ रहे इस योग फेस्टिवल महोत्सव, जिसे योग मंत्रणा का नाम दिया, के दौरान विभिन्न विषयों के साथ सारगर्भित एवं सकारात्मक चर्चाएं की। इस क्रम में आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आप सभी के सम्मुख यौगिक जीवन शैली के सिद्धांत विषय पर
जो विषय आज जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे बड़ा ही प्रासंगिक हो गया है। मैं इस वर्चुअल सेमिनार में उपस्थित मेरे सभी बड़े गुरुजनों, भाई बहनों को नमस्कार करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विषय को प्रस्तुत करते समय हो सकता है कुछ मत या मान्यताएं पर आपके विचार मुझसे कुछ अलग हो सकते हैं, अतः आप मुझे उचित मार्गदर्शन कर प्रेरित करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। पिछले कई दिनों से हम सभी ने योग, उसका अर्थ, मान्यताएं, उसका स्वरूप कैसा हो, परिभाषा, उपयोग, योगिक चिकित्सा आदि पर विस्तार से श्रवण और मनन करते आ रहे हैं तथा उसका लाभ लेते आ रहे हैं। योगिक अवधारणाओं व उपरोक्त विषयों पर आज हम पुनर्चिंतन ना करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि योग को जीवन शैली का हिस्सा किस प्रकार बनाया जाए और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। उपरोक्त विषय के अनुसार योगिक जीवन शैली सिद्धांत को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से पूरे दिन भर पुरुषार्थ करता है, तो उस पुरुषार्थ को करते हुए क्या वह अपने जीवन में योग को अपना सकता है? क्या वह भी अपने शरीर को साध सकता है? क्या वह भी आरोग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है? क्या वह भी अपने मन चित्त को प्रसन्न रख सकता है? क्या वह भी व्यसन मुक्त इंद्रिय विजयी हो सकता है? क्योंकि हमने साहित्य में पूर्ण स्वास्थ्य की जो परिभाषा पढ़ी है, सम दोष समागनिश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। अतः किस जीवन शैली को अपनाएं कि वह संपूर्ण स्वास्थ्य के जो आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बना सके। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों पर क्रमशः चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। योगिक लाइफ स्टाइल जीवन सूत्र, जीवन सिद्धांत में सबसे पहला स्थान, जैसा मैंने अनुभव किया, आसन, पोस्चर का आता है। वैसे तो अष्टांग योग के क्रम में सर्वप्रथम स्थान हम यम और नियम का आता है, उसके बाद आसनों का क्रम आता है। परंतु हम यहाँ पर यह मानकर चलते हैं कि योग की तरफ व्यक्ति का झुकाव या लगन या व्यक्ति की इच्छा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध यम और नियम से ही तो है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज पूरा विश्व योग में हो चुका होता। अतः व्यक्ति के अंदर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो उसके साथ साथ शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वगामी हुई, जो आज व्यक्ति को यौगिक विचारों व जीवन शैली की ओर लेके आई। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने यम और नियम पर विस्तार से चर्चा की है, अतः मैं उन विषयों पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं सीधा जो मेरा सिद्धांत मैंने पहला समझा आसन का, उस पर आता हूं और यह समझने का और समझाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से आसन एक जीवन शैली का हिस्सा बने। आसन क्या है, आसन कैसा हो, किस प्रकार के आसन करने चाहिए और कितनी देर तक आसनों का अभ्यास करना चाहिए, इस क्रम से हम आसन को समझेंगे। स्थिरम सुखम आसनम कहा गया, कुर्यात तदासनम स्थैर्य चंग लाघवम कहा गया, यानी जो शरीर को स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करे। जिस स्थिति में शरीर को सुख की प्राप्ति हो उसे हम आसन कहते हैं। मैं स्वयं भी पहले ये समझता था कि आसनों का मतलब शरीर को तोड़ना और मरोड़ना, यानी जितने कठिन अभ्यास करेंगे योग में उतने ऊंचे व ऊंचाइयों तक
पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात अब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आसन का अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कठिन व कठोर आसनों से आसनों का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर साइंटिफिक वे से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे शरीर को 3 प्रकार की बॉडी मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो मूवमेंट, सबसे पहला स्ट्रेचिंग का मूवमेंट, दूसरा बेंडिंग का मूवमेंट और तीसरा ट्विस्टिंग का मूवमेंट। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल में इन तीनों मूवमेंट्स को ध्यान में रखकर सरल सहज आसनों का भी अभ्यास करे तो वह किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति या दोष से अपने आप को बचा सकता है। जैसे पेट के बल लेटकर जो आसन हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सरल सहज आसन, जैसे उत्तान पादासन, पवन मुक्त आसन, सेतुबंध आसन, सर्वांगासन, हलासन इत्यादि अभ्यास हम पेट के बल आराम से कर सकते हैं। हर एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनका अभ्यास कर सकता है। उसी प्रकार पीठ के बल लेटकर कुछ आसन किए जा सकते हैं, जैसे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, नौकासन। उसी प्रकार से कुछ अभ्यास व्यक्ति बैठकर कर सकता है, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन, सरल वक्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, मंडूक आसन, उष्ट्रासन, इन प्रकार का अभ्यास। उसी तरह खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास अपनी दिनचर्या में वो शामिल करता है, जैसे ताड़ासन, पादहस्तासन, त्रिकोण आसन, गरुड़ आसन, नटराज आसन। इस प्रकार के अभ्यास की वो वेरिएशंस को नियमित रूप से अपने अभ्यास की दिनचर्या में प्रक्रिया में शामिल करके अपने आप को आरोग्य और स्वस्थ बना सकता है। हम उसी लाइफ स्टाइल में जब आसन की बात करते हैं तो अगला सवाल आता है कि हम आसन को कब करें और कैसे करें। तो मैं ये बताना चाहूंगा, इस प्रकार के सरल आसनों का नियमित रूप से हमें सुबह अथवा शाम को या हो सके तो दोनों समय अभ्यास करके व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है, सुदृढ़ बना सकता है, बलशाली बना सकता है, साथ ही मन में माइंड में एक पॉजिटिवनेस ला सकता है। आवश्यकता है, हम बार बार कई बार जब चर्चा करते हैं योग सत्र में, योग से हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, तो योग से जो हमें अपेक्षाएं हम रखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योग भी हमसे एक अपेक्षा रखता है, और वो अपेक्षा है कंटिन्यूटी की, सातत्यता की, निरंतरता की। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आसन आप हमेशा अपनी क्षमता अनुसार करें। आसनों के साथ कभी भी कंपैरेटिव एस्पेक्ट के साथ तुलना ना करें कि मेरा साथ का व्यक्ति उतना आसन कर लेता है तो बहुत जल्दी वो उस आसन की फाइनल पोजीशन में चला गया, एडवांस आसन भी कर लेता है, मैं नहीं करता। ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन स्वयं के साथ नहीं रखनी है, क्योंकि मेरे से अच्छा और कोई जज मेरे शरीर का नहीं हो सकता। मैं सबसे अच्छा जज हूं मेरी बॉडी का। मुझे पता है कि अभ्यास के दौरान, अभ्यास के पहले और अभ्यास के बाद मेरी शारीरिक और मन स्थिति क्या होती है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने आसन को नियमित रूप से करे, अपनी दिनचर्या में शामिल करे और शरीर को आरोग्य, निरोग और स्वस्थ बना सकता है। ऐसी मेरा अनुभव है और ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। आसनों के बाद हम बात करते हैं ब्रेथ की, श्वास और प्रश्वास की। ये भी एक सिद्धांत हमारी यौगिक लाइफ स्टाइल का। यौगिक जीवन शैली के सिद्धांत में ये सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, हमारा श्वास प्रश्वास कैसा हो। हमारा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में हम किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं, या हम प्राणायाम जो करते हैं वो प्राणायाम का हमारा तरीका कैसा हो, प्राणायाम का समय कौन सा उचित है, प्राणायाम कौन सी प्रकृति के लिए कौन सा प्राणायाम उचित है, या ऋतु मौसम के अनुसार प्राणायाम को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा श्वास प्रश्वास हमारी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को कैसे प्रभावित करता है। हमने ये पढ़ा, ये समझा, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत योगी स्थाणुर्वापनोति ततो वायु निरोधये। कहा भी गया है कि जिस प्रकार से हमारी श्वास प्रश्वास चलती है, वैसे ही हमारे चित्त यानी मन की भी गति अवस्था होती है।
श्वास प्रश्वास जितना सरल, सहज, शांत होता है, मन भी उतना ही शांत और स्थिर होता है। ये सब हमने प्राणायाम के माध्यम से अनुभव भी किया होगा। यहाँ पर आप सभी योग साधक हैं और जरूर आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर हम देखें तो क्रोध, ईर्ष्या, बदले का भाव, कुंठा, तनाव का भाव आते ही हमारी श्वास प्रश्वास की गति में कैसे बदलाव हो जाता है, वो कैसे तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मन का व श्वास प्रश्वास का सीधा सीधा संबंध जुड़ा है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मन की गति व अवस्था को सहज, सामान्य, अगर स्थिर बनाए रखने के लिए अगर हम कहें तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है कि श्वास प्रश्वास पर हम ध्यान करें, या कहें कि उस पर नियंत्रण करें। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, और वो उपहार है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम यानी प्राण प्लस आयाम, वो वाइटल एनर्जी, वो जीवनी शक्ति का विस्तार करना। साधना की दृष्टिकोण से प्राणायाम का अभ्यास उचित वातावरण में, ऋतु में, काल में, समय और स्थान आदि का वर्णन किया गया है। लेकिन आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी जीवन शैली में प्राणायाम को अपनाकर स्वस्थ व आरोग्यता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सर्वप्रथम ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि प्राणायाम को कब, कैसे, कितना करना चाहिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम है, ये परिभाषा हमने योग शास्त्र में पढ़ी, योग दर्शन में पढ़ी। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्राणायाम का उचित समय यदि संभव हो सके, क्योंकि योग में कहीं भी हम बार बार चर्चा करते हैं, हठ नहीं है, लेकिन अगर संभव हो सकता है, अगर हमारे लिए सहज बनता है, तो प्रभात वेला में खाली पेट अगर हो सकता है तो प्राणायाम करें। अन्यथा शाम को, अगर आपके पास सुबह का समय नहीं, किसी कार्यवश नहीं निकाल पाते हैं, तो शाम को लेकिन खाली पेट हो तब आप प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम का स्थान कैसा हो? प्राणायाम एक उपयुक्त आसन पर बैठकर एकांत में प्राणायाम को किया जाना चाहिए। पर वर्तमान परिस्थितियों में हम सब अगर पूरे परिवार के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना भाव के साथ अगर प्राणायाम को करें तो और भी प्राणायाम का लाभ हमारे लिए सहज हो जाता है। प्राणायाम को व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति, अपने रोगों के आधार पर, मौसम के अनुसार प्राणायाम को करना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति किन किन प्राणायामों का अभ्यास करे, अपनी जीवनचर्या का हिस्सा, पार्ट बनाए। हम एक साधना के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आरोग्यता और स्वस्थता के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो जहां तक मेरी अपना मत है और मैंने एक क्लास में ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत से कैंप्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से बहुत से सामान्य व्यक्तियों को इस प्रकार से जोड़ा कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से 10 से 15 मिनट अगर कपालभाति का अभ्यास कर लेता हो, 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास के लिए समय निकाल पाता हो, उज्जाई प्राणायाम 5 से 10 बार करता हो, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 बार करे, और मौसम के अनुसार, जैसे अगर सर्दी का मौसम है तो सूर्य भेदन प्राणायाम वो 10 मिनट तक कर सकता है। अगर गर्मी का मौसम है तो चंद्र भेदन प्राणायाम अभ्यास 10 मिनट तक करना चाहिए। उसी प्रकार गर्मी की ऋतु में शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, और साथ ही साथ व्यक्ति को दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास भी करना चाहिए। प्राणायाम की इस अभ्यास प्रक्रिया में साधक को उचित मार्गदर्शन के साथ कुंभक का भी अभ्यास जोड़ना चाहिए। इस प्रक्रिया में शुरुआत में 1:1:1 के अनुपात से की जा सकती है। प्राणायाम को बहुत से साधक सिर्फ श्वास को लेना और छोड़ने से संबंध समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्राणायाम में कुंभक का होना अति आवश्यक है, बन जाता है। तो जरूर आप प्राणायाम में ध्यान करें, भले हम थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करें, लेकिन प्राणायाम में आप कुंभक को अवश्य जोड़ें। आप 1:1:1 यानी कि जितना समय आप श्वास को भरने में लगाते हैं, उतना ही समय श्वास को रोकने में और उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगाएं, तो आप देखेंगे
अभ्यास आपके लिए और भी लाभकारी और भी गुणकारी बन जाता है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, योगा इज द बेस ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित है। धीरे धीरे प्राणायाम में हम उस रेशो को बढ़ा सकते हैं, 1:2:1 का रेशो ला सकते हैं, यानी कि श्वास भरने के समय को और श्वास छोड़ने के समय को से ज्यादा हमें श्वास के रोकने के समय पर ध्यान देना। यानी कि प्राणायाम में कुंभक की और भी महत्वता बताई गई है कि हमें रोकने का जो पार्ट है उसको और भी ज्यादा महत्वता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ बढ़ाना चाहिए। बाद में हम उसे 1:1, 1:2:2 के रेशो के साथ और 1:4:2 के रेशो के साथ इसे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय में हम कभी टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज विषय हमारा समय प्रबंधन की चुनौती के घेरे में है। अतः सभी हम बाद में कभी इस पर प्राणायाम के ऊपर एक विस्तार से भी चर्चा हम कर सकते हैं और बहुत शास्त्र में पढ़ने को भी मिलता है। नॉर्मली एक सामान्य व्यक्ति के मन में सवाल रहता है, क्वेश्चन उठता है कि हम श्वास को किस प्रकार से भरें, हम श्वास को भरें। तो यहाँ पर मैं एक ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली एक व्यक्ति वो होता है कि जो श्वास को इस प्रकार खींचकर भरता है, दोनों कंधों को उठा लेता है, चेहरे की भाव भंगिमा चेंज हो जाती है और पूरा शोल्डर्स को उठाते हुए श्वास को अंदर भरने का प्रयास करता है और वो सोचता है कि मैंने मैक्सिमम श्वास को इनहेल किया। एक व्यक्ति वो होता है कि पूरी श्वास को भरते हुए पेट को फुलाने की कोशिश करता है, लोअर एब्डोमेन पार्ट तक जाता है उसका, और श्वास कोशिश करता है कि मैंने पूरा श्वास अंदर भरा। लेकिन अगर साइंटिफिक वे से देखें, मैं ब्रीफली यहाँ पर थोड़ा चर्चा करूंगा कि हमें लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स तक हमें श्वास को खींचना नहीं, श्वास को भरने की एक पूर्णता की अनुभूति के साथ हमारा लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स है वो एक मैक्सिमम इनटेक हमारी इनहेलेशन होगी, हमारी श्वास को हम भरेंगे ऐसा मानते हैं। तो हमें हमारी लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स तक श्वास को भरने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इस संक्षेप में चर्चा करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से योग में जीवन शैली को हिस्सा पार्ट बनाया जाए। तो उसमें अब तीसरा हमारा सिद्धांत आता है रिलैक्सेशन का, शिथिलता का। हमने दोनों सिद्धांत में समझा कि किस प्रकार से आसनों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास व्यक्ति को आरोग्यता और स्वस्थता की ओर ले जाता है, लेकिन एक मुख्य पार्ट रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण का भी है, टू रिलैक्स। आज के इस भौतिकवादी युग में जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, चिंता, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, अनिद्रा, गुस्सा आदि विकारों से ग्रसित है, वहां पर मुख्य रूप से जो सिद्धांत काम करता है वो सिद्धांत है रिलैक्सेशन का। क्योंकि आज की इस भागदौड़ में जिंदगी में हर एक व्यक्ति सुबह से लेकर देर शाम तक, तथा कई स्थानों पर तो हमने वर्कशॉप्स में जाना, हमने वहां कैंप्स लगाए, हमने उन लोगों के साथ वर्कशॉप्स की तो समझा कि वो पूरी रात भर ही काम करते हैं। इसी भागदौड़ में भगवान ने जो रात नींद के लिए बनाई उसको भी व्यक्ति ने कर्म करने के लिए शुरू कर दी और उसी प्रकृति के विरुद्ध लगातार चलते रहने से अनेक प्रकार की व्याधियां और विकार पैदा कर लिए, जो उसके स्वजनित हैं, कहीं दूर से नहीं आए, उसने खुद अपने लाइफ स्टाइल्स में वो चेंजमेंट करके खुद वो स्वजनित ऐसे विकार पैदा कर लिए। और उसी प्रकृति के विरुद्ध चलते चलते लगातार शारीरिक कर्म करने से हमें जान पाते हैं कि हमारी मांसपेशियों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसे हम थकान का नाम देते हैं। लेकिन मानसिक बौद्धिक रूप से लगातार काम करते रहने से हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति को, शरीर को बीमार, कमजोर और असहाय बना देती हैं। अतः आवश्यकता है शरीर को, मन को, बुद्धि को रिलैक्सेशन की, शिथिलता की, पूर्ण विश्राम की। अतः शरीर को पूर्ण विश्राम देना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। इसके लिए जरूरी है पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 घंटे की नींद लेना, योग निद्रा का अभ्यास करना। कई टेक्निक्स हैं, योग निद्रा है, शवासन हो सकता है, कायोत्सर्ग का अभ्यास। अगर आप कभी इनका अभ्यास देखेंगे, योग निद्रा और कायोत्सर्ग का, ये पूरी तरह से हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देता है, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक थकान को पूरी तरह से दूर करता है, जीवन में एक समर्पणता और एक सरलता लाता है।
तो हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे लिए पोस्चर्स, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास और प्रॉपर रिलैक्सेशन का अभ्यास हर एक मानव प्राणी की आवश्यकता बन जाती है। उसी क्रम में हम सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे थे। अगला सिद्धांत एक बड़ा ही रुचिपक और मैं कहूंगा जिसकी वजह से आज व्यक्ति के सबसे ज्यादा लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स उत्पन्न हुए हैं, उसकी मुख्य वजह है हमारा आहार। तो ये भी एक प्रॉपर सिद्धांत, एक सूत्र काम करता है। योग ग्रंथों में बार बार उचित आहार, समाहार, युक्ताहार, मिताहार आदि का वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों ने ये समझा कि आहार के बिना संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना निरर्थक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर व्यक्ति उचित आसनों का अभ्यास करता है, प्राणायामों का अभ्यास करता है, पर्याप्त नींद भी ले लेता है, लेकिन अगर वो आहार के संबंध में संयम नहीं रखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसे उन उचित आसन का, प्राणायाम का, रिलैक्सेशन का पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा और उसका शरीर विकार ग्रस्त होगा ही, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो अब हमारे पास ये प्रश्न खड़े होते हैं। इन प्रश्नों पर हम पहुंचते हैं कि हमारा आहार कैसा हो, हमें कितना आहार लेना चाहिए और हमारे आहार का समय क्या हो। तो इसके बारे में बहुत से आपको YouTube पर हमारे आहार संबंधित आपको वीडियोज मिलेंगे, साहित्य में बहुत जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन मैंने कुछ साहित्य अध्ययन से और कुछ व्यक्तिगत अनुभवों से ये पाया कि हमारा आहार सात्विक व शाकाहार युक्त हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसे हमारे ग्रंथों में कहा गया सुस्निग्धम आहारस्य कहा गया। यहाँ पर कुछ लोगों का विरोधाभास हो सकता है कि हम तो मांसाहार खाते हैं, तो क्या हमारा आहार गलत है? तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर आहार से तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जो सुपाच्य हो, अर्थात जिसे हमारा पाचन तंत्र बड़ी सरलता और सहजता से पचा सके, जिसे मैं कह सकता हूं कि खाने में फल, सब्जी, दाल, अंकुरित अनाज आदि का अधिक प्रयोग हो, जो कि सुगमता से पच जाता है। क्योंकि भूख का लगना, खाने को पचाना और पचाने के बाद उन पाचक रस एंजाइम्स का पूरे शरीर में सर्कुलेशन कर पाना, ये पूरी हमारी पाचन तंत्र की एक व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में हम जितना अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, वो व्यवस्था उतना ही लंबे समय तक हमारा साथ देने वाली है। अतः अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हमारे आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ग्रंथों में आहार की मात्रा को इस प्रकार से समझाया गया कि योग साधक को अपनी भूख का आधा हिस्सा ही भोजन करना चाहिए तथा एक हिस्सा पानी के लिए तथा एक हिस्सा वायु के लिए यानी हवा के लिए रिक्त रखना चाहिए। भोजन कभी भी पेट भरकर या पूरा पेट भरने के लिए मुझे भोजन करना, ऐसा कभी ना करें कि आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, चलो आज तो मैं फुल पेट भर के खाता हूं। नहीं, इसमें यहाँ पर संयम बड़ा काम आता है। संयम आपका होना चाहिए। भोजन के दौरान, भोजन के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। हो सके तो आधा घंटे या 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अगर संभव हो तो नाश्ता सुबह 8 बजे तक, जिसमें हम फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, कच्चे फल ले सकते हैं। हमारा 8 बजे तक अगर ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है तो अगर संभव है तो कर लेना चाहिए। और उसके बाद दोपहर का भोजन, जिसमें हम दाल चावल, मौसम के अनुसार सब्जियां, 1 से 2 चपाती, सलाद, दही और छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत से लोगों से जानने की कोशिश करी, वो बताते हैं कि खाना तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि खाना कितने बजे खाते हैं, तो उनका ये उठता है कि जी खाना तो मैं लगभग 2-3 बजे के बाद खा पाता हूँ। तो ऐसा ना करें, दोपहर का भोजन अगर संभव है कोशिश करें, क्योंकि अगर हम काम किसके लिए कर रहे हैं,
अपनी शरीर के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा साहित्य में और समझ भी लिया, आज हर एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जान गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर है, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। तो हमें दोपहर का जो भोजन है वो कोशिश करें 11 से 12 बजे तक, या हो सके तो 1 बजे तक आप उसे जरूर समाप्त कर लें। उसी प्रकार शाम का जो हमारा रात्रि का जो भोजन है, वो रात्रि का भोजन उसी प्रकार से सब्जी के साथ, सलाद के साथ, 1 या 2 चपाती के साथ, हमें भूख से आधा भोजन और रात को 1 गिलास दूध, ये हमें शाम का जो समय है वो भी हमें 6 से 7 या 8 बजे तक लास्ट हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा, मैंने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, जब उनको मैंने ये बताया कि आप खाने का भोजन आप इस समय भोजन करें, दोपहर का समय इस समय करें, रात्रि का भोजन इस समय करें, तो उनकी मुझे इंस्टेंट फोन आने शुरू हुए कि सर आपने जो बताया था इससे तो एक चमत्कारिक परिणाम सामने आए। मुझे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मुझे डकारें आती थी, वो अपने आप दूर होगी। क्योंकि हमारा पाचन तंत्र की अपनी भी व्यवस्था है, हमारी मेटाबॉलिज्म अपने आप से काम करता है। हमारे अंदर कहा गया हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम ध्येयमाश्रित है, प्राणापान समायुक्त है, पचामी अन्यम चतुर्विधम। वो जठराग्नि जो हमारे अंदर उद्दीप्त होती है, प्रज्वलित होती है, वो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से पूरी करती है। अगर हम उसका साथ देंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ लंबे समय तक हमारा साथ देगी। इस प्रकार की अगर व्यवस्था अनुकूल बना कर ली जाए तो व्यक्ति को पाचन तंत्र संबंधी कोई विकार नहीं होगा, हमारी सप्त धातु पुष्ट होंगी। क्योंकि आरोग्यता की परिभाषा हमने सब धातुओं से मानी है। उसके जीवन में, हर एक मानव जीवन, अगर भोजन उसका आहार अच्छा होगा तो उसके जीवन में उत्साह, उमंग, तेज या कहें युवा वृत्ति लंबे समय तक बनी रहेगी। अनुसंधानकर्ताओं ने, रिसर्च करने वालों ने यह बात प्रमाणित की, और रिसर्च पेपर्स में कई जगह हमने ये पढ़ा कि अगर शारीरिक बीमारियों को, व्याधियों को अगर प्रतिशतता के आधार पर बांटा जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो लगभग 75 to 80% जो हमारी बीमारियां हैं उनका जो मुख्य कारण है वो हमारा आहार और हमारा पाचन तंत्र का इम्बैलेंस होना। इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारा आहार अच्छा होगा, सुपाच्य होगा, तो अपने आप से स्वतः ही हम इन 75 से लेकर 80% जो बीमारियां हैं उनसे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं या उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आसन, उसके बाद में हमने प्राणायाम, उसके बाद हमने रिलैक्सेशन, फिर उसके बाद में हमने चर्चा की आहार की। तो ये एक यौगिक जीवन शैली में हर एक व्यक्ति जो योग के साथ जुड़ा है उसकी जीवन शैली, उसकी दिनचर्या में ये सारी चीजें हिस्सा होनी चाहिए। और अब अंतिम बात आती है उसी सूत्र में, उसी सिद्धांत में, वो है मेडिटेशन का, ध्यान का। क्योंकि कहा गया पॉजिटिव थिंकिंग द की टू अचीव पीस ऑफ माइंड। जीवन शैली में यौगिकता अपनाने के क्रम में सबसे उपयोगी स्थान हम मेडिटेशन को देते हैं, सर्वोत्तम स्थान हम मेडिटेशन को देते हैं, ध्यान को देते हैं। क्योंकि ध्यान एक उपासना है, ध्यान एक विधि है, सरल और सहज मार्ग है आत्म साक्षात्कार का, स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ध्यान के द्वारा हम अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, जिसे हम समाधि का नाम दिया, को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक साधन को या प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से मेडिटेशन का ध्यान अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि मुझे तो मेडिटेशन आता नहीं है, मैं कैसे मेडिटेशन करूं या किस प्रकार का मेडिटेशन करूं? तो ध्यान के इस प्रकार के अभ्यास में साधक किसी भी प्रकार का ध्यान, तो विस्तार से ध्यान के ऊपर हमारी कई यहाँ पर भी योग मंत्रणा में चर्चा हो चुकी है और आगे भी विषय होंगे, कभी इन पर विस्तार से चर्चाएं आप हम लोग श्रवण कर सकते हैं। चक्र ध्यान है, नाद ध्यान है, जप ध्यान है, बिंदु ध्यान है, और सबसे सिंपल त्राटक क्रिया का है, ब्रह्म ध्यान है, आदि का अभ्यास किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान करने से साधक के व्यक्तित्व में शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से वो खुद अनुभव कर सकता है कि किस प्रकार से अभ्यास, उस ध्यान का अभ्यास उसके में एक पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण करता है, उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से मुक्ति दिलाता है, उसकी सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, उसकी अटेंशन और पावर माइंड डेवलप होती है।
एक अच्छी नींद लाने में सहायक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये पांचों सिद्धांत मैंने चर्चा जो की, उनका अभ्यास करके व्यक्ति अपने जीवन में, या मैं कहूं योग उसके जीवन में आ चुका है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यौगिक दिनचर्या का पालन करते हुए हम सभी अपने जीवन को आरोग्य, प्रफुल्लित, सुखमय, निरोगमय और आनंदमय बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का, ये साधकों का ये मत था कि हम आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन और बाकी पहलुओं पर इतना ध्यान नहीं हो पाता। तो हम सभी आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं, बल्कि आहार, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का अभ्यास हमारे जीवनचर्या का एक अहम पार्ट, हिस्सा होना चाहिए। व्यक्ति मानव जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई को बड़ी ही सहजता से दूर कर सकता है। आजकल के इस प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये देख पा रहे हैं कि आज का मानव अंदर से कितना कमजोर हो गया है। सेशन की शुरुआत में डॉक्टर अंजुम जी ने और नीलिमा मैम ने बड़े विस्तार से बात ये कही, एक दर्द, वो भावनाएं, उनकी जो इमोशंस निकल के आ रहे थे कि व्यक्ति कितना ऐसा है, एक सफल उद्यमी, एक सफल अभिनेता, एक सफल चिकित्सक था, वो कैसे ऐसे इसने ऐसा कर लिया, इतना कमजोर वो कैसे हो गया। तो हम जानेंगे कि मानव जीवन को जीना और उस जीवन को सिर्फ धकेलना, इन दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि हम समझ सकते हैं, क्योंकि अग्नि का गुण धर्म है उष्णता, जल का गुण धर्म है शीतलता, और मानव का गुण धर्म है मानवता। आज अग्नि अपना गुण धर्म उष्णता को नहीं छोड़ रही, जल अपना गुण धर्म शीतलता को नहीं छोड़ रहा, लेकिन मानव ने अपना गुण धर्म मानवता, यानी कि प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, परोपकार, बंधुत्व की भावना आदि को कहीं छोड़ दिया है, और उनका स्थान ईर्ष्या, द्वेष, विद्रूपता, तनाव आदि ने ले लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के इस समय में योग का उपयोग, यौगिक दिनचर्या की सातत्यता का होना और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अतः हम सभी को एक मत में यह समझना है और ये कहना है कि अगर आपके जीवन में योग होगा तो आप निरोग रहेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी मिलता हूं, करो योग, रहो निरोग। क्योंकि मत करना बात निराशा की, जीवन संभल की आशा है, यौगिक कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। अंत में मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, व फिर से इस योग मंत्रणा के आयोजन में लगे हुए डॉक्टर अंजुम जी की पूरी टीम को इसके सफल संचालन के लिए बधाई देता हूं। नमस्कार। ओम नमस्कार, धन्यवाद इतना अच्छा प्रकाश डालने के लिए। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। आज का जो विचार है वो यही इसी चीज़ पे फोकस था कि हम अपना अन्न आहार को भी संतुलित करें, क्योंकि उस जो भी आहार हम खाते हैं उससे जो केमिकल सिक्रीट होता है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, वो हमारे मस्तिष्क के लिए कितना अच्छा है, ये मैटर बहुत करता है। 2 क्वेश्चन आए हैं घनश्याम जी, जिसको मैं जल्दी लेना चाहूँगी। What is the best time for pranayam, and for elders which pranayam is best? हमने पूर्व में भी इस मामले में चर्चा की कि प्राणायाम का समय अगर संभव है तो सुबह का समय सबसे उचित माना गया है, लेकिन अगर सुबह का समय अभाव रहता हमारे पास में तो शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राणायाम को आप हमेशा खाली पेट करें, भोजन करने के बाद प्राणायाम क्रिया को ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें फायदे की जगह कुछ ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो खाली पेट आप प्राणायाम को सुबह या शाम को समय किसी भी समय कर सकते हैं। और दूसरा था कि एल्डर्स के लिए कौन सा प्राणायाम है। मैंने आज चर्चा विशेषकर जो प्राणायाम की है, प्राणायाम की 8 प्राणायाम की योग दर्शन में चर्चा होती है, तो लेकिन मैंने उन पर चर्चा नहीं की। मैंने चर्चा की कि हमें कपालभाति अभ्यास, जिसे क्रिया का भी और आज के समय में एक प्राणायाम हो गया है, तो उस प्राणायाम कपालभाति का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का, भ्रामरी प्राणायाम का, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करके हर एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन को आरोग्य, निरोग और स्वस्थ बना सकता है। जी। ओके,
एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसा प्राणायाम है जो सभी सीजन्स में किया जा सके? जी, सभी सीजन्स में हम लोग कपालभाति अभ्यास को और अनुलोम विलोम प्राणायाम को, भ्रामरी प्राणायाम को, ये तीनों ही प्राणायाम को किसी भी समय में मौसम के अनुसार किया जा सकता है। बस आवश्यकता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कपालभाति अभ्यास में लगने वाला जो फोर्स है, जो स्पीड है, वो अपनी क्षमता लिमिटेशंस के साथ में करें, धीरे धीरे करें, लेकिन अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। जी, सोरासिस के लिए कोई डाइट बता सकते हैं कुछ स्पेशल? सोराइसिस एक स्किन डिजीज है और उस डिजीज में नॉर्मली डाइट की जब बात आती है तो खट्टे पदार्थ जितने भी हैं हमारा, उनके लिए उनको निषेध बताया गया है। और जितने भी सात्विक फूड मैंने चर्चा की, फलों का, अंकुरित अनाज का, इनका हम उपयोग करके अपनी डाइट को अच्छा बना सकते हैं। कोशिश करें अगर मांसाहार जो सुपाच्य नहीं है, क्योंकि अगर इंडाइजेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेप्टिक अल्सर जो डिजीज होंगी हमारे इंडाइजेशन की वजह से, तो जो सुपाच्य भोजन नहीं होगा उससे ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करें, ऐसा भोजन अपने आहार में शामिल करें जो जल्दी से और सहजता से पच सके। जी, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। प्राणायाम बच्चों के लिए, इस पैंडेमिक में बच्चों के लिए कौन सा प्राणायाम आप सजेस्ट करेंगे? जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगा कि इस पैंडेमिक पीरियड में बहुत से पेरेंट्स व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन करते हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए, और मैं जिस विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम करता हूं दिल्ली गवर्नमेंट में, वहां पर भी मैं सभी बच्चों को नियमित रूप से सारे प्राणायाम की अभ्यास करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों के लिए प्राणायाम उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल कंसंट्रेशन के लिए, उनकी मेमोरी पावर के लिए, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम माने गए हैं। तो सभी प्राणायाम जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास है, भ्रामरी है, उज्जाई है, इन सभी प्राणायामों को आप अपने बच्चों को कराकर, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि बच्चों को अगर आप इस समय कुछ दे सकते हैं तो योग के साथ एक क्वांटिटी, एक नित्यता और सातत्यता के साथ उनको जोड़ देंगे, तो मेरे तरफ से आप लिए उनके लिए बहुत बड़े उपहार आपने दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, धन्यवाद आज के इतने अच्छे उपयुक्त समय के लिए। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और सभी लोगों को बहुत ही सुनने में अच्छा लगा। सब कुछ लोगों ने लिखा भी है कि हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें कि बहुत अच्छा सेशन रहा। धन्यवाद। जी, और नमस्कार। जी नमस्कार। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने सेकंड स्पीकर जो कि अब रेडी हैं, डॉक्टर नीलिमा जी को। नीलिमा मैम, वेलकम, द फ्लोर इज ऑल योर्स नाउ। I'm really sorry कि थोड़ा इश्यू हुआ, but कोई बात नहीं। Yeah, sure. I'm sharing the screen. Or else I've sent the document to. आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर आदित्य, I had asked him to. जी डॉक्टर आदित्य मैम आपसे बात करना चाह रही हैं। जी मैम, मैं भी कर रहा हूँ। आप प्लीज आप शेयर कर लो, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसलिए मैंने भेज दिया है। हाँ जी मैम, मैं कर रहा हूँ अभी शेयर। जब तक कनेक्ट करते हैं अंजुम जी, आप बात शुरू करें। जी yes, fine. Health and wellness, a very big issue that is being discussed since years together. बहुत सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है। Health, to hail, to care, to feel comfortable, to give shelter. Health के बहुत अच्छे मीनिंग है। और wellness की बात करें, wellness is said to be the highest level of health. So health has been defined in many different ways. WHO has defined health as it's just not absence of disease, but it is a state of one's physical, mental, and social well-being. So this was given by WHO 50, 60 years back. But long back, it was maybe in our Upanishad. I've got one of the sutras from Upanishad translated. What does Upanishad say? That when the senses are still, when the mind is at rest, when the intellect wavers not, then the body is said to be in state of complete health and wellness.
सो आप सोच सकते हैं कि हजारों साल पहले अपने उपनिषद ने माइंड, बॉडी और सेंसेस की परिभाषा स्वास्थ्य के लिए बताई है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ. तो मेरा आज का जो प्रयास है ये इसी चीज पर फोकस करने का इश्यू है. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से, हमने बहुत बार सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ, मनी कैन बाय मेडिसिन बट वेल्थ कैन नॉट बाय हेल्थ, a healthy mind leads to healthy body. These are the three quotations that I had put up in my book, and I still believe in following those areas. और मैंने जैसे बताया उपनिषद की बहुत अच्छी परिभाषा है हेल्थ के बारे में. मेरा जो आउटलुक है हेल्थ के बारे में, मैं बताना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि हेल्थ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ओन थॉट्स, परसेप्शंस, चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल. हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं. बहुत अच्छा कहा गया है, उन्होंने बताया जैसा अन्न वैसा मन. लेकिन मैं एक अष्टांग योग स्टूडेंट के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा मन वैसा अन्न वैसा तन. तो जैसे हमारी इंद्रियां है, जैसी हमारी वृत्तियां है, उसी हिसाब से हम अन्न को पिकअप करेंगे और उसी हिसाब से हमारा तन में स्वास्थ्य की एक भाषा होगी. तो कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं, that when there are many people who are asking what to eat, what to not to eat, I always say, please don't have either a placebo effect or a nocebo effect. It is not what you eat, it is how you eat, how you process the food that you have eaten, and that is what Ashtanga Yoga ladder has made me understand this concept. So friends, it's very nice feeling to be here today and share what I also feel, because I feel good health is neither bought nor bartered. It is blend of our internal and external cleanliness, dietary regulations, बहुत सारी बातें बताई है, और definitely exercise, and at the same time the mind that we all live into. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हेल्थ इज डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट दैट वी लिव. हम कौन से एनवायरनमेंट में जीते हैं. हम एनवायरनमेंट का मतलब खाली हमारा फैमिली सिचुएशन नहीं है, हमारे आजू बाजू का भी एनवायरनमेंट है, हमारे खुद की सोच का भी एक एनवायरनमेंट होता है, उसको भी हमें एक समझ देनी है. सो हेल्थ कैन बी थॉट ऑफ इन वेरी डिफरेंट वे. दूसरी एक मैं चीज बताना चाहती हूँ. अंजुम जी, क्या स्क्रीन शेयर हो सका है? हेलो मैम. हाँ मैम, अभी इसको कर रहे हैं आप. जस्ट गिव अस 1 or 2 minutes, वी आर जस्ट डूइंग इट मैम. ठीक है. जी मैम. तो मेरा फेथ है कि गॉड गिव यू स्किल बट योर पेशेंस, फेथ एंड कॉन्फिडेंस मेक्स यू ग्रेट. और हम इफ यू हैव स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन वी कैन टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स इन लाइफ. तो हमें एक ये बात पे बहुत ही फोकस रहना है कि जो पर्सन है, जो साधक है या कोई पेशेंट है, हमारे पास एक फेथ से आता है, और अगर हम उसको समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो आधी तकलीफें वहीं पे खत्म हो जाती है. तो यही एक माध्यम है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. हेल्थ के बारे में तो काफी कुछ कहा गया है कि बेटे स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो मैंने इसके बारे में आगे सोचा कि लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ. तो उसमें 3 डायमेंशन की मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है. फिजिकल हेल्थ, जिसमें हम पोस्चर है, ब्रीदिंग है, स्लीप पैटर्न है, इम्यूनिटी कैसी है, डाइजेशन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, और साथ में रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के बारे में हम एक पैरामीटर देखते हैं. तो फिजिकल हेल्थ के फिजिक्स से रिलेटेड जो वाइटल साइंस है उसको हम चेक करते हैं. फिर मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें पर्सन की आउटलुक क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, उसको हम देखते हैं. सो वी ट्राई टू सी द मेंटल state also, and that depends on person's attitude, outlook and belief system. Intellectual health is what is said to be the wisdom, knowledge. So it is very important for a person to use the intellect rather than to use the mind unwisely. Social health, जैसे हमने शुरू में ही बात की जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, it's very important to communicate, it is very important to have a dialogue. तो जितना हमारे एक अच्छा डायलॉग हमारे पेशेंट्स के साथ होता है, उतना अच्छा उसका स्वास्थ्य मेंटेन होता है और बहुत सारी परेशानी और कठिनाइयों से हम बाहर आ सकते हैं. So it's very important to have a social health parameter also when we talk of complete health. Moral health is नैतिक मूल्य.
It's all the core values and the code of conduct that we all should have in life. And spiritual health is about everything. Spirituality is not to, with due respect to the religions, is not to go to this mosque or this church or this gurudwara. It is to understand our core values, to be connected to self. और इसी हिसाब से फिर डेफिनेशन आया वेलनेस का. तो वेलनेस ने बहुत अच्छे 8 डायमेंशन, वेलनेस व्हील ही कहा गया है. तो उसमें 6 डायमेंशन को एक्सप्लेन किया गया है. सोशल, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और एट द सेम टाइम मॉरल ऑल्सो. तो 8 डायमेंशन जब पूरे होते हैं तभी व्यक्ति को, द पर्सन इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेलनेस. तो यही सोच के मैंने अपना एक अष्टांग योग के बारे में मैंने सोचा कि लेट मी think about wellness with these terms. Wellness or Ashtanga Yoga almost goes hand to hand, or that's how the concept of spirituality and health came into my mind. Because Ashtanga Yoga तेज पतंजलि द्वारा बताया गया बहुत अच्छा एक पैरामीटर है. People are practicing nowadays हठ योग और उसको बताते रहते हैं कि योग प्रैक्टिस हो रही है. So holistic health, if we think about, it is blend of everything. Past or recent stressful events, personality traits, value system, belief system, attitude, physical build, all play an important role when we say the concept is of holistic health. और यही सब सोचते सोचते मेरा एक ये पैरामीटर आया कि what is योग and what योग is not. तो सबसे पहले what योग is not. It is not a gymnastic or acrobatic skill. It is not penance. It is not an alternative therapy. Please, it is not an alternative therapy. It is not to be experimented and proved. So then what is yoga? So yoga is a special type of exercise through mind regulation. It is an adjunct therapy. We walk along the path of yoga. Yes, and it is to be experienced and felt. We cannot say, हम लोग कहते हैं मैं आसन कर रही हूँ. Asan is a state of being and not doing. We go into the state of asan, we come back or we release from the state of asan. So my dear friends, please try to understand yoga is not a gymnastic or acrobatic skill which everyone is practicing today. दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ, हेल्थ केयर में क्या योग की उपयोगिता है. तो I always say योग eliminates compassion fatigue and illuminates spiritual dimension in healthcare approaches. तो योग हेल्थ के लिए हम compassion, हमारे हेल्थ में करुणा की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है. तो करुणा से हम जब सबको देखते हैं अपने आप में हम स्वास्थ्य को अनुभव करते हैं. तो अभी स्क्रीन मुझे दिख रहा है, तो आप प्लीज आगे जाइए. यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई लेट यू नो where to come. There are many aspects I have completed. Please go on scrolling. Go to the next slide. अब धीरे धीरे हाँ हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में मैंने थोड़ा बताया, मैंने ये प्रोवर्ब्स भी बताए. आप और आगे जाइए प्लीज. प्लीज गो अहेड. मैंने उपनिषद का डेफिनेशन भी समझाया, ये WHO का डेफिनेशन है वो भी मैंने समझा दिया है. और आगे जाइए आप. प्लीज गो अहेड. हेलो, यू कैन गो अहेड. प्लीज आप जस्ट स्क्रॉल कीजिए. मैंने मेरा आउटलुक है वो भी मैंने समझा दिया है. एनवायरमेंट ये मेरा फेथ है, दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन. प्लीज गो अहेड. नेक्स्ट स्लाइड. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट वेलनेस आल्सो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेल्थ इज वेलनेस इज हायर लेवल ऑफ हेल्थ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आप जाइए. दिस आर द 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस. आप और प्लीज गो अहेड. गो अहेड. ये मैंने समझाया है. स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के बारे में मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है. प्लीज और आगे जाइए आप. प्लीज गो अहेड. प्लीज गो अहेड. होलिस्टिक अप्रोच. यस, so yes, योग is a holistic approach. Next slide please. So science and spirituality both can help us a lot to have good health and wellness. Next slide please. Next slide. मैंने ये भी, योग is connectivity. योग इज यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योग डे से सबको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है.
मेरी बुक मैंने 2008 में रिलीज की थी और बहुत अच्छा एक सम्मान पत्र मैंने खुद अपने हाथ से उनके हाथ में बुक दी थी और उनको बहुत पसंद आई थी और बहुत अच्छा एक मुझे लेटर मिला। इंटरनेशनल योग डे उसके 10 साल के बाद आया, लेकिन योग बुक ने हम मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से डेफिनेटली उनके विचारों से जोड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is what I explained what yoga is not. It is not a gymnastic skill. Next slide please. Next, योग क्या है तो ये भी मैंने समझा दिया है. You can go ahead with the next slide. Yes. हाँ, हेल्थ केयर में योग का क्या इम्पोर्टेंस है, that also I have explained. Next slide. Next please. Yoga to me as a physiotherapist, it is not to stand on one's head, but it is to stand on one's feet firmly and face pressures of life, whether they are mental and physical. Because next, योग is self-discipline. योग क्या है? योग एक self-discipline है और योग is to convert your human potential energy into kinetic form. Next please. Next slide. Next slide. Yeah. योग का मतलब है, please go to the previous slide. Please go to the previous slide. Yes. Unlock. हाँ. Next. हाँ. फिजियोथेरेपिस्ट जब बातें करता है तो फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा बोलते हैं एक्सरसाइज. फिजियोथेरेपी, if anyone talks about physiotherapy, the first thing that comes to anyone's mind is exercise. But are we really aware about the meaning word exercise? Friends, the literal word of exercise is to unlock. X is out and ERC is lock. So to exercise means to unlock. So if we really want to have good health and wellness, we need to unlock 6 dimensions: physical, mental, intellectual, moral, social, and spiritual, which I really talked about in my previous slide. Next, please. Next slide. So here, if you see, no, please the previous slide. Yes. योग सेल्फ के बारे में बात करता है. हमें योग टॉक्स अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, कनेक्टिविटी ऑफ सोल टू माइंड एंड बॉडी. So which are the parameters that can really connect the body to the self? So these are the parameters: mental, spiritual, emotional, social, environmental. That's what the Ashtanga Yoga ladder is also all about. Next slide, please. This is what is Ashtanga Yoga ladder. The 8 limbs of Sage Patanjali's Ashtanga Yoga ladder: Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. Next, please. So this is what is Ashtanga Yoga ladder, which I have interpreted in my own way. Yam and Niyam, definitely regulating the thoughts, regulates the mind. Asan is, we try to do all the activities through the body. So definitely if we have a regulated mind, the physical posture, the psychophysical posture will be maintained. Pranayam, I'll just share my views on pranayam in the latest slides. Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. This is a very simple spiritual economical tool. If we all practice, I think so health can be at our own choice. And because according to Sage Patanjali, yoga is a way of life. Yoga is a way of right living. Yoga is living at each and every moment. Next slide, please. So when Sage Patanjali talks about Yam and Niyam, next slide, please. Next. These are the first 2 steps of Ashtanga Yoga. Yam, that there are 5 principles which he has explained: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, and Aparigraha. We cannot go into the detail of it, but we can just remember one of the very nice movie, Munna by Lage Raho, right? Where Gandhi Giri and our great Gandhiji brought us freedom on these 2 yams only, Satya and Ahimsa. Asteya definitely is taking responsibility. Brahmacharya is unity, and definitely Aparigraha is simplicity. So these are code of conducts of life to make us socially disciplined people in society. And if we are socially disciplined, अगर हम सामाजिक नियमों के अनुसार जीते हैं, समाज हमें स्वीकृति देता है और हमें एक अच्छी भावना हम अपने में एक उत्पन्न कर सकते हैं. तो सोशल डिसिप्लिन, नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है. सेकेंड स्टेप जो है वो नियम है. नियम में 5 फैक्टर्स बताए गए हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधा. शौचालय, शौच, क्लेनलीनेस ऑफ माइंड, देन द बॉडी. और अभी हम देख रहे हैं पेंडेमिक में कितनी सारी बातें क्लेनलीनेस के बारे में बताई गई है जो हमारे शास्त्र में, और क्लेनलीनेस तो हमारे कल्चर में ही है.
Santosh, contentment. Tapas in thought, speech and action. Tapas is not torturing your body, but it is in thought, speech and action. Swa Adhyay, self-study, self-introspection. And then finally it is Ishwar Pranida, surrender to Almighty. जो भी हमारे साथ होता है तो हम कहते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है. अगर हम रियलिटी में ये मान लेते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों से हम दूर और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट या तो सोशल डिसिप्लिन एक अपने ना प्रीवियस स्लाइड प्लीज. यस सोशल नेक्स्ट वन नेक्स्ट यस दिस. तो अगर हमें सोशली डिसिप्लिन रहना है, सोसाइटी से जुड़ना है, हमेशा आनंदित रहना है, हंसते रहो हंसाते रहो, ये एक भावना से हम जीते तो बहुत अच्छा फायदा होता है. और अगर ये भावना से जीते हैं तो बहुत सारी दुखद घटना जो भी हो रही है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. पीस, शांति बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. लिव विथ पीस, लेट अदर्स लिव विथ पीस. दैट विल प्रिवेंट ब्रेथलेसनेस डेफिनेटली बिकॉज रेस्टलेसनेस कैन बी अवॉइडेड. कम्युनिकेशन, मैंने शुरू में ही बताया कि कम्युनिकेशन सॉल्व्स मेनी इश्यूज. लेट अस हैव पॉजिटिव कम्युनिकेशन. और फोर्थ यम का फैक्टर मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ, तो इट इज कनेक्ट टू द नेचर. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट नियम, अगर इंडिविजुअल डिसिप्लिन हमें रहना है तो डेफिनेटली अष्टांग योग के 5 प्रिंसिपल तो फॉलो करने हैं. बट सिंपल वे इफ आई एक्सप्लेन, बायोलॉजिकल क्लॉक टू बी फॉलोड. बहुत सारे लोग हैं रात को 2 बजे खाना खाते हैं और दोपहर के 2 बजे तक सोते रहते हैं. It's very bad. Let us understand the frequency tuning, solar energy that is within with the solar energy outside. So biological clock is very, very important to be individually disciplined. Sound sleep, if we are disciplined, if we live with code of conduct, if we live with normalcy, definitely irritation and frustration is less and we can sleep well. 6 to 8 hours of sound sleep is very, very important. And finally, food acts like medicine. The previous speaker definitely has narrated a lot on what is the food acts like sattvic food. And I would like to say, as an Ashtanga Yoga student, it is how you process the food, and mind is said to be the processor. Next slide, please. Next slide. Next slide. Yes. Third step of Ashtanga Yoga ladder is Yogasana. तो आप देख लो यहाँ आसन, tip of an iceberg story. It's just 10% of our true self. 90% is the within part. But people understand only the physical positions as asana. Next slide, please. Next. Please go to the next slide. Every yoga posture is a psychophysical posture. Yogasana. See, it is said yogasana. Asana is a state of being and not doing. Sage Patanjali has given very nice definition of asana in his Yoga Sutra. Sthir Sukham Asanam, Prayatna Shaithilyam, Prasanna Chit, Atman Samaptidam. Here it is the concept. When can you have a stable, comfortable position? It has to be effortless. अभी तो बता रहे इधर खींच के रख दो, उधर खींच के रख दो, पहले खींच के रख ही दो, फिर देखा जाएगा. No, asana is to be practiced without force. And when can that be? When the chit is happy, when the mind is thought-free, when the mind is at bliss. And definitely infinity, the focus is on infinity. So physical things that we do with the that is the technical aspect, and the real meaning of every yoga posture is the experiential aspect. Next slide, please. This is what I have given an example. Now this is Mount Parvatasana, the mountain pose. Now people think mountain pose, there are so many variations of mountain pose. Now is any mountain of one size, one shape? No. Then also why people become rigid, okay, the finger should be here and the leg should be here and the body should be. It is the experiential aspect. Mountain pose, Parvatasana, Parvat jaisa mera acharan, Parvat jaisi meri sthirta. Parvat hamesha deta hi hai. Mountain is said to be known for generosity. Mountain gives shelter. Mountain has a broad base of support. Mountain makes us understand slow and steady wins the race. So whatever, whether there are earthquakes, tsunamis, mountain does not get affected. So I should be like a mountain. That is what I have understood Parvatasana as.
this experiential aspect, when we practice while performing the body movements, I think so the psychosomatic problems can be taken care of. And each and every asana has so much to convey. Next, please. Next slide. So what is a yoga posture? Is it a calisthenic exercise, aerobic exercise, fitness exercise, power building, mobility and strength? People are talking about power building and mobility or fitness. I consider it more as a calisthenics and aerobics. If these two are taken care of, the other three are naturally going to be taken care of. Kalos, K-E-O-O-S, is grace. So every asana has to be practiced gracefully. And when can you have grace? When your mind is poised, calm, serene. See, very important to be understood. And every yoga posture is with breath awareness. So as you practice your posture with breath awareness, it becomes an aerobic activity program. And if these two are there, you will be fit, you will have power, and your mobility and strength will definitely improve. Next slide, please. Next. Previous one, pranayam. Here, this is what, next. Pran and ayam. Pran is the vital force of energy and Shwas is the breath. So many times people are practicing breathing exercise and they call it as pranayam. See, on the prana, Shwasayam nahi karna hai hame. Shwa, inhalation, exhalation definitely takes care of your ventilatory function. But when you inhale, when you pause, when you exhale, that takes care of your respiratory function. And that acts as a pulmonary feeder. So please, friends, try to understand. All yoga experts are sitting, but Sage Patanjali has not explained. Hatha Yoga has definitely explained all 8 types of pranayam and its benefit. Sage Patanjali has explained, be aware of your breath. He has explained about 4, definitely, the Baya Kumbhak, Antar Kumbhak, Stambhriti, and Keval Kumbhak. Next, please. So enhancing the breath. Why breath awareness? मुझे हमेशा श्री श्री रविशंकर जी का बहुत अच्छा एक quote याद आता है. He has said, no breath, no life. Common man like us would say, what is new thing that he has said? No breath, no life. Immediately he has added, K-N-O-W breath, K-N-O-W life. Know your breath, you will know what life is. Next, please. So when I give pranayam practice or breath awareness practice to my sadhaks, patients, I always say, breathe in faith, without fear. I never say 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I never go by counts. I always, because I'm talking right now about health and wellness, all psychosomatic issues. So breathe in positivity, breathe out fear, breathe in present, breathe out past, breathe in relaxation, breathe out tension. This is what, if we start giving command to ourselves, automatically the vital force of energy gets regulated with due respect to all 8 types of pranayam explained in Hatha Yoga. Next, please. Breath awareness is key to relaxation and healing. And definitely it helps in regulating metabolic activity and enhances functions of heart and lungs. And that is how, if cardiopulmonary endurance is good, the other systems of the body is also going to be good. Next, please. So mind and umbrella have one thing in common. They are useful only when they are open. Otherwise, they increase our burden. Mind should be just open like umbrella. And that's how we are going to get all positive energy from the cosmos and we are going to be happy. Next, please. The 5th step of Ashtanga Yoga ladder is Pratyahar, restraining your senses. The 3 monkeys, the Chit Vritti Nirodh, Gandhiji has given this, Bura mat dekho, bura mat kaho, bura mat socho, restraining the senses. And when I talk about this as a health professional, I say lifestyle modification, this factor control. And always I like to give the advices avoid. I never say don't, because don't creates negativity. I said avoid. So you throw the ball into the patient's court and let them decide what is good and what is bad for them. So I say avoid. Listen to your body signal and then follow whatever it has to be. Next, please. And in Pratyahar, as a medical professional, I say diet, much is talk about it. And second is exercise. So spiritual exercise in form of introspection, स्व अध्याय करिए, अपने बारे में थोड़ा स्वचिंतन करिए. Mental in form of relaxation,
Physical exercise, definitely practice yoga postures with more of experiential aspect, and social exercise is communication. Dharana is the sixth step, or when I talk about dharana, definitely concentrate upon each and every thought, speech, and action. So follow the biological clock. Proverb, early to bed, early to rise, makes a person healthy, wealthy, and wise. The advice, be frank, free, fresh, and flexible. The moral, all is well, and abhyas. The seventh step is dhyan, meditation. Next step, please. Next slide. Next slide. According to Sage Patanjali, concentration of chitta, that is mind on vritti, is what is dhyan. And dhyan is not a practice, but is a continuous dynamic consciousness. Dhyan is introspection and thought, speech, and action. Definitely, Maun Dhyan, Mantra Dhyan, and Shwasan Dhyan. These are the three practical meditation maneuvers which I make my sadhak practice and has wonderful results. Next, please. Next slide. So the eighth step is samadhi, previous slide, that is health and wellness. So if you have climbed the 7 steps very religiously, with understanding, with awareness, with good education, you are going to experience health and wellness, which Sage Patanjali has explained it as samadhi, illumination. But today we are into the society, we would like to be a social, healthy person with good physical and mental health. And if we have all the three, definitely our energy channelization is going to be wonderful. Next, please. Next, please. So the main yogic principle is relaxation, because relaxation enhances well-being. And when we are relaxed person, next slide, please. Next. We can experience fitness, contentment, breath, yogic wellness, balance, stability, clarity of thoughts, healing, health, and flexibility. Next, please. Next. So energy channelization to me as a physiotherapist can be useful in all these conditions. And this is how I have come up with my concept of physio, integrated comprehensive approach of physiotherapy assessment on biomechanical principles and the guidelines followed by Ashtanga Yoga ladder. And that's how I'm getting wonderful results. I'm healing myself, which is helping me to heal my patients. Next. So exercise spirituality. Yoga is a self-prescription and self-management approach on the basis of self-assessment and analysis. Yoga is connectivity. And if everyone knows this physics principle that energy cannot be created nor destroyed, it is just transformed from one form to the other. Yoga is energy conservation. Let us conserve energy so that we can transfer it to as many as possible and live a very healthy life in a healthy society and have a very good message to the community. Next, please. Next slide. So my concluding slide is, let us have a healthy living through Ashtanga Yoga ladder, and that is with balanced diet, understand stress, maintain ideal weight, regular exercise, physical, mental, social, moral, and spiritual. Keep yourself hydrated by drinking plenty of water and have sound sleep. Thank you so much. And I really apologize for the initial hazard that happened because of the slide share. Thank you so much. Back to you, Anjum. Thank you, ma'am. Thank you. The lecture was really relaxing, and that was the focus and the purpose of this Yog Mantrana, because I wanted to introduce all the other aspects of yoga, because it's a way of life. We have to understand that it is just not performing asanas. And I am gymnast. Truly, yoga is not gymnastics. It is way ahead than that. और मैं आपके एक सेंटेंस जो आपने मुन्ना भाई MBBS से लिया गांधी जी का, because I work on psychology, I have written a book, Marshal the Mind, which is best selling on Amazon. I always quote another dialogue from Munna Bhai MBBS, that is, our body is totally chemical locha. हमारा शरीर बिल्कुल chemical locha है, because whenever we are in stress, we secrete stress hormone, cortisol. When we are happy, we release
happy hormones, that is oxytocin, serotonin, uh, adrenaline. So it is all about chemicals. When we eat, हम जो भी आहार लेते हैं, that after digestion it becomes again a chemical. So if you are involving yourself in alcoholism, another chemical, and if you are eating something else, it is another chemical. So शरीर और दिमाग हमारा सब ये केमिकल लोचा है, और इसके लिए हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके सबसे अच्छा जो आपने मैसेज दिया आज इस पोडियम से, बिकॉज ये आपका ये लेक्चर सक्सेसफुल बनाता है हमारी इस योग मंत्रणा को, कि योग समझिए, इट इज़ अ ऑल टाइम कॉन्शियसनेस. इट इज़ नॉट दैट कि आप जब 40 मिनट बैठ रहे हैं आसना करने, और बहुत सारे पीछे हमारे पास क्वेश्चंस थे हर स्पीकर के साथ कि मेडिटेशन कितने वक्त करें, किस समय करें. ये मंत्र है कि योगा सेल्फ असेसमेंट है एंड सेल्फ मैनेजमेंट है. हमें हमेशा ही ध्यान में रहना चाहिए. हम क्या बोल रहे हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए. तो ध्यान जो है सिर्फ 40 मिनट बैठने का नाम नहीं है. 108 मोती, कल बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमारा दिमाग जो है जब हम माला जपते हैं तो वो 108 कब खत्म होंगे उस पर चला जाता है. ध्यान 24 घंटे चलता है और चलना चाहिए. यही बात समझाने के लिए ये उद्देश्य था इस योग मंत्रणा का, जिसको आपने बहुत खूबसूरती के साथ मैसेज दिया सभी लोगों को कि हमें, इट्स अ सेल्फ मैनेजमेंट, इट्स अ सेल्फ एनालिसिस. कोई परफेक्ट योगासना नहीं है, कोई मुद्रा, कोई हम ये कहें, वही बात है, पर्वत छोटा है पर्वत बड़ा है, तो सबका पर्वत अपना है. So सभी को I would like to just, I'm so happy that I got connected with you, because everyone is talking yoga with a reference to, you know, asanas. numerical game. 108 सूर्य नमस्कार और 1008 सूर्य नमस्कार, और ऐसे quantitative measure पे क्यों जा रहे हैं? It's really very, very painful when I come across all these things. You know, it is day-to-day practice. It is living every moment. It is not just not living well for you. It is for everyone, and that's why I would say the first thing, लोचा की बात आपने जब की मुन्ना भाई MBBS, और सेकेंड लगे रहो में उन्होंने गांधीगिरी, और उसके बाद बहुत अच्छी मूवी आई राजू हिरानी की कि ऑल इज वेल, और all is well. If we live with this concept of all is well, I think so we can be a very, very balanced person in the community and society. So even I feel so nice today. You look also so graceful, pleasant, and I always say yoga leads to a pleasant personality rather than attractive personality. It is very, very important. People are talking about yoga for obesity management and yoga for personal. It is not the external personality. It is what you are within that needs to be definitely taken care of. So nice of you. Thank you, Dr. Zab. Thank you very much for your compliment. And I would like to take a few questions. Yes. Does rheumatoid arthritis can be cured by yoga? Yes, a very nice question. See, rheumatoid arthritis has been put up as an autoimmune disorder, also a psychosomatic disorder. International Rheumatoid Association has generalized it and accepted it as a psychosomatic. But as I told, yoga is not an alternative therapy. Yoga is an adjunct therapy. You cannot cure a disease by yogic practice, but you can understand one's emotions, one's personality, one's lifestyle. And if you try to modify that, and if you make the person understand that I have to take some responsibility of my own disease, my own disorder, I think so, the severity of the problem that the person is suffering through can be lessened. So yoga practices according to Ashtanga Yoga helps us to accept whatever we are going through. So it would be very, very mature for me to generalize that yes, you can cure rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis has, the cause has many factors, and we have to go through all the areas. And then because हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, प्रकृति को समझना है, उसकी लाइफस्टाइल को समझना है, उसके विचारधारा को समझना है, उसकी मान्यता को समझना है, और उसके हिसाब से हमें योग प्रैक्टिसेस देनी है.
हाँ, लेकिन हम हठ योग की बात करते हैं तो ऑल रिलैक्सेशन पोस्चर्स, वेदर बालकासन है, वेदर मकरासन है, डेफिनेटली हैज वेरी गुड रिलैक्सेशन बेनिफिट्स on a patient of rheumatoid arthritis, physical, mental and social. शवासन मैं नहीं एडवाइस करती हूँ बिकॉज इतनी सारी स्टिफनेस और टाइटनेस होती है और हम शवासन में उनको इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल. सुखासन डेफिनेटली एज पर द पर्सन्स कंफर्ट लेवल one should practice Sukhasana and go for simple breath watching, breath awareness meditation maneuver. That also helps a lot. अगर यम नियम तो है ही है मेरा फाउंडेशन, वो ही सब कारण है ऑल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के. हम यम और नियम से परे होते हैं तो ही ये सारे मनोदैहिक रोग होते हैं. इसी को हमें समझना है. और प्रत्याहार डेफिनेटली रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस. देखा तो खा लिया, खट्टा अच्छा हुई तो खा लिया, उसके बारे में सुना तो खा लिया, उसने मुझे बुरा कहा तो हर्ट हो गए. ये सब प्रत्याहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. कंसंट्रेशन मुझे अपनी लाइफस्टाइल पे रखना है और ध्यान हमें खुद का रखना है. तो इट एक्ट्स एज अ मेटाफर. यस, इट डेफिनेटली eliminates compassion fatigue. So yoga is not an alternative therapy. You have to walk along the path of yoga. So sorry, but I would not say it cures. It can help you to understand rheumatoid arthritis and take charge of your life. Right. Very true. Very true. And now I would like to, there is no more question because you have explained so much. और मुझे लगता है आज आपने होमवर्क दे दिया है, फूड फॉर द थॉट, कि सभी लोग इसको समझें कि उनके अनुसार योगा क्या था या वो क्या फॉलो कर रहे थे. और अगर हम आज से फिर से यम नियम और अपने को डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन पर अगर हम अपने आप को साधना शुरू करें तो हम एक्चुअल योगा जो है वो शुरू कर पाएंगे अपनी लाइफ में. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कलीग डॉक्टर राजेंद्र लाल टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स. इससे पहले मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूँगी, कल मेरा एक लेक्चर था मेरे फेसबुक पेज अंजुम पाटियाल पर, वो है एवरेस्ट इंस्टीट्यूट ने मुझे कल इनवाइट किया था लाइव लेक्चर के लिए. एंड मुझे नहीं पता था कल कितनी बैड न्यूज़ आने वाली है बिकॉज वो 12 बजे लेक्चर था एंड वी गॉट दैट न्यूज़ वेरी लेट इन द लेट आफ्टरनून. दैट वाज ऑन व्हाई योगा फॉर हैप्पी लाइफ. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ उस मेरे लेक्चर को ज़रूर देखें. और पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव साइकोलॉजी या हैप्पीनेस जो है वो इसमें नहीं है कि हम कितने पॉजिटिव रह सकते हैं, वो इसमें है कि हम कितनी पॉजिटिवली नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. पॉजिटिवनेस ये नहीं है कि हम किसी भी बात के लिए कितना पॉजिटिव रह सकते हैं. पॉजिटिव हमें ये होना है कि अगर, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, तो अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिव सिचुएशन में हम उसको कैसे टैकल करेंगे उस चीज़ को, वो बहुत ज़रूरी है. दुखी होना बहुत आसान है लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें कैसे हंसते रहना है, खुश रहना है. Negative environment and negative situation में life is like that. Life is not only a bed of roses, it is with thorns. So thank you, and over to Dr. Rajendra Lal. Thank you, ma'am. Thank you so much. If you can hear my voice. Yeah, we can hear you. Yes. Okay, thank you. सबको मेरा नमस्कार, सुप्रभात. आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक सत्र के लिए धन्यवाद विज्ञापन हेतु उपस्थित हुआ हूँ. सबसे पहले मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ आरोग्य धाम योग सेंटर के संस्थापक एवं निदेशक श्री घनश्याम यादव जी का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके इस सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था यौगिक जीवनचर्या के सिद्धांत. योग के सिद्धांतों का एक प्रमुख अंग है अपने शरीर का सम्मान करना, जिसके अव्यय के रूप में व्यायाम, स्वास्थ्य, श्वास, आहार व व्यवहार और ध्यान शामिल होते हैं. जब हम योगिक क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम उच्च स्तर के अनुभव तक पहुंचने में सक्षम होते हैं. योग आत्मज्ञान का एक मार्ग है जो हमारे जीवन में आनंद और शुद्धता का संचार करता है. योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सुस्थिरता प्रदान करके आध्यात्मिक अनुभव की ओर प्रेरित करता है. महोदय, इस अद्भुत और सामायिक व्याख्यान हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We
extend our thanks to Dr. Nilima Patel, ex-principal and head of the department, Government College of Physiotherapy, Faculty of Medicine, Baroda, who very kindly accepted our humble request to grace today's session with your important topic in present scenario, health and well-being, the Ashtang approach. Mental and emotional health is an essential part of our overall health and well-being. Managing emotions and maintaining emotional balance helps to face challenges and stress. Yoga is a spiritual science for the integrated and holistic development of our physical, mental, and moral spiritual aspects of being. The philosophy of yoga is practical and applicable in our day-to-day life. Your address was insightful and one that inspired hope, optimism, and pride in all of us. I'm sure we shall cherish these with you long after this webinar is over. Thank you very much for the part of this webinar, ma'am. My gratitudes to our worthy principal, Dr. Rajiv Agarwal, whose dynamic leadership and affable qualities have been a constant source of inspirations for our staffs and students. Thank you for being the catalyst of change for so many of us. Thank you very much, sir. I take this opportunity to express our sincere thanks to the respected teachers, scholars, yoga practitioners, and participants all across the world through Zoom and Facebook Live. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence to this session. I extend my thanks to Dr. Anjum Padayal, not only moderating for last 15 days, but all your hard work and dedication, the effort you have put in leading our teams for this 21 days international webinar. For all that, thank you so much. A big thank you to Dr. Saxena, convener IQAC, Dr. Monica, and Dr. Anjana for continuous support. We really appreciate all your extra efforts to put in the daily task. You really deserve this token of appreciation for offering to work for more hours. Thank you very much. The silent workers behind the scene deserve a special thanks. Thanks to the volunteers who have been working so hard for this webinar. We thank you for being with us this morning. It's been really a great pleasure to be with you. Dhanyavad. Namaste. Over to you, ma'am. Thank you, one and all, and not least, but I would like to extend my thank to Dr. Brij Mohan and Dr. Raju from our back-end team. ये दोनों बहुत यंग हमारे कलीग्स हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं और मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहूँगी जो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है कि आवर कॉलेज हैज़ लॉन्च्ड website on this International Yoga Festival 2020. All the information, all the compilation of our lectures are there. You can visit there, you can see the gallery, you can find everything regarding International Yoga Festival. ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अग्रवाल का, जिन्होंने ये सोचा और अपनी एक टीम लगाई इन सबको कंपाइल करने के लिए। और आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी सभी लोगों का, सभी स्पीकर्स का। आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश झा, मिस्टर गिरीश झा भी जुड़े हुए थे एरिज़ोना से, और डॉक्टर ब्रह्मदेव थे हमारे साथ अटलांटा से जो इस वक्त मॉरिशस में हैं, और स्पीकर्स डॉक्टर विक्रम सिंह, फिजी से डॉक्टर अवधेश, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं सभी स्पीकर्स का, पार्टिसिपेंट्स का एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी। कल हमारे साथ यूके से जुड़ेंगे डॉक्टर कार्की, और मैं सब लोगों को इनवाइट करूँगी। हम लोग कल फिर मिलेंगे। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड एंड हेल्प ईच अदर। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। God bless.